हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम टू एग्जाम स्केल। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप अच्छे से होंगे, ठीक है। और ये भी उम्मीद करते हैं कि जो मेरा जीके का सेशन चल रहा है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा आगे की आने वाली परीक्षाओं में, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैं रख रहा हूँ उनके बारे में डिटेल में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी डाल रहा हूँ, ठीक है। और सारे क्वेश्चन समझ लीजिए एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। और ये टॉपिक वाइज चलेगा आपका, लास्ट तक समझ लीजिए आपका पूरा जीके कवर हो जाएगा इसमें, ठीक है। स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स का भी आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले हम आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं। और दोस्तों, आपने जो पिछली वीडियो उनको ढेर सारा प्यार दिया उसके लिए धन्यवाद, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। और आइए हम आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा। तो देखिए, मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। मुश्किलें आती जाती रहेंगी लेकिन उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो मुश्किलें दोस्तों आती जाती रहेंगी लेकिन हमें मुस्कुराकर हंस करके उनसे बाहर निकलना ये आर्ट ऑफ लाइफ है, ये जीवन जीने की एक कला है, ठीक है। बाकी आप लोग परेशान ना होइए, ठीक है। सफलता और सफलता एक पार्ट है लाइफ का, वो आता जाता रहेगा। लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो आप एक बार सफल जरूर हो जाएंगे। मेहनत आपकी बेकार नहीं जाने वाली है, ठीक है। तो इसी के साथ आप लगे रहिए कंटिन्यूअस, बस आप हार मत मानिए, ठीक है। हार नहीं मानेंगे तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने सेशन को। और पहला क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण है, आपका वेद से संबंधित है कि निम्न में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। तो बताइएगा दोस्तों, यहाँ पे चार ऑप्शन देख रहे होंगे आप लोग, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो बता दें दोस्तों, जो आपका यजुर्वेद है यानी कि ऑप्शन नंबर बी, इसको हम लोग गद्य एवं पद्य दोनों में इसकी रचना की गई है, ठीक। आइए अब इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे हम वैदिक साहित्य में आपका ऋग्वेद यानी कि चार वेद हैं आपके। सबसे नवीनतम वेद आपका अगर पूछेगा तो अथर्ववेद हो जाएगा, और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो आपका ऋग्वेद हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ठीक है। इसमें आपके 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियाँ, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। इसके साथ इसकी भाषा जो है वो पद्यात्मक है और इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, इसे ध्यान रखिएगा। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ठीक। 9वें मंडल में सोम का और 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख है, ठीक। इसे याद रखिएगा आप लोग, ठीक। और यहाँ पर देखिए, जो आपका जो गायत्री मंत्र वो किससे संबंधित है तो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित करता है गायत्री मंत्र, ये भी ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। और अगला देखिए, सामवेद है। सामवेद जिसे हम लोग इसमें तत्संकलित जो मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति की जाती है, इससे दोस्तों मंत्रों का इसमें उल्लेख है। इसमें साथ ही भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है सामवेद को, इसे याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके साथ में हम बता दें आपको, यजुर्वेद तीसरा है। देखिए, यह एक मात्र ऐसा वेद है जिसकी रचना पद्य एवं गद्य दोनों में की गई है, ठीक। यह मूलतः कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। अगला देखिए, अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद है। इसमें दोस्तों ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जंत्र तंत्र, टोना टोटका इसी के द्वारा किया जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये देखिए, महत्वपूर्ण बहुत है, जितने हैं आप देख रहे होंगे सभी महत्वपूर्ण है। जैसे सांख्य के रचयिता कौन है, कपिल, ठीक है। योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के दोस्तों बंदरायण, और वैशेषिक के कणाद या उलूक। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, कुछ प्रमुख नाम हैं जिनका नाम बदल करके प्राचीन में कुछ और था और आधुनिक में कुछ है। जैसे कुब्बू का आपका कुर्रम, ये महत्वपूर्ण देखिएगा। जो पांचों नदियां हमारे, सिंधु, झेलम, रावी, व्यास, घाघरा, ये सब इनका नाम देखिएगा। तो वितास्ता पहले पुराना नाम था, वर्तमान में झेलम हो गया है। रावी का पुराना नाम परुषणी था, व्यास का विपाशा था, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखिएगा, अश्विनी चिनाब हो जाएगा, सप्तरी सतलज हो जाएगा, ठीक। गोमती गोमाल। और एक चीज़ यहाँ पे नीचे लिखी हुई है कि ऋग्वैदिक काल में उल्लिखित सभी नदियों में से सरस्वती सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महत्वपूर्ण है आपका, ये मध्यकालीन इतिहास का क्वेश्चन है। तो बता दें दोस्तों, देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान यानी कि पोलो, जिसे हम पोलो कहते हैं, खेलते समय हो गई थी। ये घोड़े पे बैठ के खेला जाता है। तो देखिएगा, इन चारों ऑप्शनों को बहुत महत्वपूर्ण है। ये चारों आपके जो है ये गुलाम वंश के शासक थे, ठीक है। और गुलाम वंश जो है आपका वो सल्तनत काल का सबसे पहला शासक मतलब वंश था, ठीक है। देखिए, गुलाम वंश में जो आपको बता दें, जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनकी मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी। अब आइए हम आगे इसको डिटेल में चर्चा करते हैं। इसमें देखिए, गुलाम वंश, इसका कार्यकाल याद रखिएगा 1206 से 1290 तक, ठीक। गुलाम वंश का संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, 1206 से 1210 यानी कि 4 साल तक। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों, इनकी उदारता के कारण इन्हें लाख बख्श कहा जाता है, ठीक। तो याद रखिएगा, लाख बख्श पूछता है किसे कहा जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। अगला देखिए क्या है, ऐबक ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कुतुब मीनार जो बनाया गया था वो किसकी याद में या फिर किसकी स्मृति में बनाया गया था। तो याद रखिएगा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन आपका बख्तियार की याद में ही कुतुब मीनार को बनाया गया था, ठीक। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए, यहाँ पर लिखा है कि 1210 में चौगान पोलो खेलते समय ऐबक की मृत्यु हो गई थी, ठीक। अगला शासक आते हैं इल्तुतमिश, महत्वपूर्ण है दोस्तों, 1210 से 1236 तक ये थे। और इन्होंने तुर्कान ए चहलगामी का जो है 40 दासों का एक दल बनाया था, यानी कि जिसमें हम लोग तुर्कान ए चहलगामी, तभी क्वेश्चन पूछता है कि जो तुर्कान ए चहलगामी इसे किसने बनाया था तो इल्तुतमिश ने, याद रखिएगा इनका नाम, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है, इल्तुतमिश दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। तो पहली बार दोस्तों दिल्ली राजधानी किसने लाया था तो इल्तुतमिश ने ही लाया था। ये भी क्वेश्चन बनता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। बाकी कुतुब मीनार का जो निर्माण था दोस्तों, वो अधूरा छोड़ करके चले गए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसको किसने पूरा करवाया था तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। अगला देखिएगा, रजिया सुल्तान जो आपकी इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। इसे भारत का प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कहा जाता है। तो महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूछता है कि भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका या फिर प्रथम शासिका कौन है तो रजिया सुल्तान हो जाएगी, ठीक। इसे याद रखिएगा आप लोग, ठीक है।
अगला देखिए बलबन, महत्वपूर्ण दोस्तों बलबन एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का ये प्रथम सुल्तान था जिसने सुल्तान की प्रतिष्ठा पुनर्स्थापना के उद्देश्य से राजत्व संबंधी विचार प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसके अलावा बलबन ने फारसी परंपरा के तर्ज पर सिजदा और पापोस, महत्वपूर्ण दोस्तों ये पूछता है सिजदा और पापोस की प्रथा किसने चलाई थी, तो बलबन ने चलाई थी। ठीक, और इसने फारसी नवरोज त्यौहार है आपका जो एक फारसी त्यौहार है महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ और महत्वपूर्ण यहाँ पर देखिएगा, ये आप लोग जो देख रहे हैं लौह एवं रक्त नीति, महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन पूछता है कि लौह एवं रक्त नीति किसने शुरू की थी, तो बलबन ने। तो ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका आधुनिक इतिहास का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, तीन प्रकार की बंदोबस्ती थी दोस्तों, स्थायी बंदोबस्ती, महलवाड़ी और रैतवाड़ी। ठीक, तो जो स्थायी बंदोबस्ती थी इसे किसे शुरू किया था, इसे कार्नवालिस ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और बात महलवाड़ी की और रैतवाड़ी की, तो रैतवाड़ी का दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, और महलवाड़ी का मैं बता देता हूँ, हार्ट मैकेंजी ने महलवाड़ी को शुरू की थी। ठीक है, बाकी आप लोग रैतवाड़ी का बनाइएगा, वैसे हम बता देते हैं टॉमस मुनरो ने ही शुरू किया था। भाई आगे देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। देखिए वारेन हेस्टिंग का नाम सुनिएगा आप लोग, इन्होंने द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा की थी। रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था जिसके तहत आपका उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई थी। ठीक है, तो देखिए कार्नवालिस नीचे हैं उसके, जो 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किए थे। ठीक, इसी के साथ कार्नवालिस को भारत का प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है, महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा। वेलीजरी देख लीजिए दोस्तों, इन्हीं के कार्यकाल में चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा इसे आप लोग। अगला देखिए लॉर्ड विलियम, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, सती प्रथा का अंत इसके द्वारा ही किया गया था। ठीक, लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ इसे प्रेस एक्ट पारित किया था 1835 में, याद रखिए। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी, यानी डलहौजी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी काल में लागू हड़प नीति के कारण दोस्तों, हड़प नीति किसने लागू की थी, तो डलहौजी ने, याद रखिएगा। ठीक, इसी के साथ में शिक्षा संबंधी सुधार में डलहौजी ने 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया, वह भी महत्वपूर्ण। और एक चीज़ ये महत्वपूर्ण है कि डलहौजी के कार्यकाल में ही जो आपका पहली बार ट्रेन चली थी बंबई से ठाणे तक 1853 में, इसीलिए इसे रेलवे का जनक भी कहा जाता है। ठीक, अगला देखिएगा यहाँ पर विलियम बेंटिंक के बारे में दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर ये था, बताई दी आपको। ठीक है, अब अगला देखिएगा लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग के बारे में ये कहा था दोस्तों, ये अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। 1857 का विद्रोह, रेलों का विस्तार, कलकत्ता मुंबई मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना, ठीक है, ये सब इसी के द्वारा हुई थी। ठीक, अगला देखिएगा ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण, लॉर्ड रिपन के बारे में देख लीजिएगा, इसी के कार्यकाल में दोस्तों आपका जो हंटर आयोग आया था, प्रेस स्वतंत्रता, इसके अलावा दोस्तों ये सभी महत्वपूर्ण है इसके। ठीक, जनगणना प्रणाली जो दोस्तों इसी के कार्यकाल में शुरू हुई थी। ठीक है, इसके बाद आते हैं लॉर्ड कर्जन, महत्वपूर्ण, बंगाल विभाजन इसके समय में हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, तो देख लीजिएगा आप लोग इसे। बाकी लॉर्ड रीडिंग के समय काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था, इसे देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए लॉर्ड इरविन आया है, लॉर्ड इरविन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके समय में साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में, और साथ में दोस्तों नेहरू रिपोर्ट, सैंडर्स की हत्या, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा असेंबली में बम फेंका गया, शारदा अधिनियम महत्वपूर्ण है, ये भी पूछता है एग्जाम में। ठीक, तो इन चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, लॉर्ड वेलिंगटन 1935 एक्ट में संप्रदाय निर्णय एवं पुनः समझौता इसी के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, ये सभी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछता है तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ठीक, बाकी यहाँ पर महत्वपूर्ण दोस्तों जो आपके 1857 की क्रांति के बारे में दिया हुआ है नीचे, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, तो देखिए दोस्तों ज्वालामुखी दोस्तों एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ज्योग्राफी का, और ये क्वेश्चन में पूछता रहता है अक्सर। ठीक है, तो बता दोस्तों जो कोटोपैक्सी है आपका, ये विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी, और ये कहाँ स्थित है, तो इक्वाडोर में स्थित है। अब भाई हम ज्वालामुखी के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पर माउंट कोटोपैक्सी जो कि सक्रिय ज्वालामुखी इक्वाडोर में है, माउंट एटना ये भी सक्रिय है जो कि इटली में है, स्ट्राम्बोली दोस्तों इटली में है, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, वोसुवियस आपकी ये भी इटली में है। ठीक, तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, भाई आगे चलते हैं। देखिए सक्रिय ज्वालामुखी में एटना स्ट्राम्बोली हो गया। ठीक, स्ट्राम्बोली हो गया। ठीक, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है, तो स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। एक चीज़ और महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि विश्व का लगभग 2/3 सक्रिय ज्वालामुखी परिप्रशांत महासागरीय पेटी में पाया जाता है, तो इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहाँ पाया जाता है, तो प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ लिखा है कि स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। अगला, भारत में मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है, तो देखिए दोस्तों भारत का मानक समय अलग है। ठीक, जो कि इलाहाबाद में नैनी जगह स्थित है, वहाँ से होकर के गुजरता है। ठीक है, 82.5 डिग्री। ठीक है, और ये आपका जो ग्रीनविच समय है, वहाँ इन दोनों का समय अगर देखा जाए तो कितना अंतर आता है, तो 5.5 घंटे का लगभग समय आता है। तो याद रखिए, अगर वहाँ पर 12 बज रहा है तो भारत में 5:30 बज रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखिए, संविधान में दल बदल से संबंधित प्रावधान को किस अनुसूची से लिया गया। देखिए देखो अनुसूचियाँ आपकी बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, टोटल हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, मूल संविधान में 8 थी, लेकिन इसे बाद में 4 और जोड़ा गया था, जिससे 12 हो गई थी। ठीक, तो अभी हम बताते हैं डिटेल में, उससे पहले बता दें जो दल बदल है आपको वो 10वीं अनुसूची में हो जाएगा, तो याद रखिएगा। ये डिटेल में सभी अनुसूचियों के बारे में देखते हैं। तो देखिए प्रथम अनुसूची में राज्यों के संघ यानी कि भारतीय संघ के घटक राज्य 28 राज्य और संघ शासित 8 क्षेत्रों का उल्लेख है। ठीक है, 69वें संविधान संशोधन के बाद दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। दूसरे में क्या है आपका, दूसरे में आपका जो दिया गया है वो वेतन भत्ता दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में आपका क्या हो जाएगा, तो विभिन्न पदाधिकारियों के पद यानी कि शपथ दिया हुआ है। तृतीय में शपथ 3 है, इसमें तृतीय अनुसूची हो जाएगा। ठीक,
चौथी अनुसूची देखिए, विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के राज्यसभाओं में प्रतिनिधि का वितरण, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का वितरण है चौथी अनुसूची में। पांचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में, ठीक है। छठी अनुसूची महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान दिया गया, विशेष अधिकार, ठीक। सातवीं अनुसूची में देखिए महत्वपूर्ण दोस्तों, क्योंकि इसमें केंद्र राज्य बीच के जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया, जिसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। आठवीं अनुसूची महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से दोस्तों जो संविधान है उसमें 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन आपकी 21वां संविधान संशोधन में सिंधी को जोड़ा गया, ठीक। 71वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें 1992 में इसमें कोंकणी, मणिपुर और नेपाली जोड़ा गया, और 2003 में जो 92वां संविधान संशोधन में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो जोड़ा गया, जिसके साथ आपकी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई थी। तो महत्वपूर्ण है ये सभी चीज़ें, ठीक है। 9वीं अनुसूची दोस्तों भूमि से संबंधित है, इसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। 10वीं अनुसूची बता दें, दल बदल हो गया आपका, जो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत आया था, ठीक है। 11वीं अनुसूची 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया, पंचायती राज से संबंधित है, इसमें 29 विषय दिए गए, ठीक है। अगला देखिए 12वीं यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई थी, जिसमें 18 विषय हैं। ये सभी महत्वपूर्ण, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया था। देखिए वह दोस्तों जो मूल संविधान है हमारा, उसमें आपके टोटल जो थे वो 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। और किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था, ठीक है। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। आइए देखते हैं डिटेल में। देखिए 42वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, और इसे हम लोग आपका मिनी संविधान यानी कि जो है लघु संविधान भी इसे हम लोग कहते हैं, 42वां संविधान संशोधन को। इसके तहत दोस्तों संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता, ठीक है, आदि शब्द जोड़े गए थे। इसी के साथ में दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, देखिए 51 को भी इसी के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक। आइए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 44वां संविधान संशोधन देख रहे हैं आप लोग, इसमें संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया था, ठीक है। 52वां संविधान दल बदल हो गया। 61वां देखिए महत्वपूर्ण, जो कि न्यूनतम आवश्यक आयु जो थी मताधिकार के लिए वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी 61वां संविधान संशोधन में, ठीक। 73 74 जानी गए आप लोग, ठीक है। बाकी आइए हम आगे चलते हैं। 91वां देख लीजिएगा आप लोग, जिसमें आपका 15% मंत्रिपरिषद को कर दिया गया था। 100वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण, इसमें भारत बांग्लादेश भूमि का हस्तांतरण है, ठीक। 101वां जो जीएसटी के लिए है, 101वां संविधान संशोधन, ठीक। 102वां संविधान संशोधन आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए गठन के लिए है, ठीक है। 103वां महत्वपूर्ण है, जिससे ईडब्ल्यूएस बनाया गया था दोस्तों, 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस से, ठीक। 104वां संविधान संशोधन देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास किस मॉडल पर आधारित है। देखिए जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, तो देखिए एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और पंचवर्षीय योजना से 100% है कि क्वेश्चन बनना ही बनना रहता है, चाहे कोई भी एग्जाम आपका हो, आईएएस से लेकर के एसएससी या फिर किसी भी स्टेट का एग्जाम, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन बनना एकदम 100% फिक्स है। तो आप लोग पंचवर्षीय योजना को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और कुछ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको उसमें बता देता हूँ जो महत्वपूर्ण है। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई थी आपका, वो 1951 से लेकर 1956 तक थी, ठीक है। 51 से लेकर के 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना थी, जो कि आपकी हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी पंचवर्षीय योजना पूछा दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों जो थी वो आपका कृषि को प्राथमिकता दी गई थी इसमें, पहली पंचवर्षीय योजना में। ये भी क्वेश्चन पूछता है आपको, तो याद रखिएगा। अब बात दूसरी पंचवर्षीय योजना की करते हैं, तो इसका जो कार्यकाल था वो 56 से लेकर के कब तक था, तो 56 से लेकर के 61 तक था, ठीक है। और इसमें दोस्तों ये जो आपकी थी वो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना, ठीक है। और इसी में दोस्तों दुर्गापुरा, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखानों की क्या की गई थी, आधारशिला रखी गई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा। बात आती है दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक थी, इसे याद रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, तो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। योजना आयोग याद रखिएगा आप लोग दोस्तों, ठीक है। योजना अवकाश जो हुआ था आपका 1966 से 1969 के बीच में हुआ था। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा आप लोग, ठीक। अब आइए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के तल का पलायन वेग कितना है। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फिजिक्स का दोस्तों, पलायन वेग। पलायन वेग का मतलब यह है कि आप किस वेग से किसी वस्तु को पृथ्वी के बाहर फेंकें कि वो दोबारा वापस लौट के ना आए, ठीक है। यही मतलब होता है पलायन वेग का। तो पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, यानी कि आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी वस्तु को फेंकते हैं ऊपर की तरफ, तो वापस पृथ्वी पर लौट के नहीं आएगा, तो याद रखिएगा। अगला जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है। देखिए इसमें बहुत से लोग गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। जर्मन सिल्वर समझते हैं लोग कि इसमें सिल्वर भी होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक। तो उसमें आप लोग गलती कर बैठते हैं। तो बता दें दोस्तों जो जर्मन सिल्वर होता है आपका वो कॉपर, ठीक है, जिंक और निकिल से मिलकर बनता है, ठीक है, तांबा, जस्ता और निकिल, ठीक। आइए कुछ देखते हैं महत्वपूर्ण दोस्तों मिश्र धातु है। तो देखिए पीतल महत्वपूर्ण है आपका, जो ब्रैस हम बोलते हैं, ये आपका कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। कांसा आपका कॉपर और एसएन से मिलकर बनता है, ठीक है। जर्मन सिल्वर देख लीजिएगा Cu, Zn और निकिल से बनता है। बाकी आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं महत्वपूर्ण दोस्तों, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो दोस्तों बता दें दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एड्रिनल ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है।
अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो बता दें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि समझ लीजिए हर एग्जाम में आपका एक महत्वपूर्ण दिवस पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो मैंने दो क्लासों में जनवरी और फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस करवा दिए और कुछ छूट गए थे, जैसे कि 23 जनवरी को आपका मनाया जाता है पराक्रम दिवस, जो सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मतिथि पर, इसे याद रखिएगा आपको 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है, अभी ये नया है तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च को, ठीक। अब आइए देखते हैं हम लोग। देखिए विश्व वन जीव दिवस 3 मार्च को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को, याद रखिएगा, ठीक। विश्व खुशहाली दिवस और विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को और विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा 23 मार्च को दोस्तों भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु के शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। बाकी विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। ये सभी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बताएं दोस्तों, मुख्यालय जो है आपका बहुत जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आपके जो होते हैं संगठन, उनका मुख्यालय पूछ लेता है बहुत बार एग्जाम में, ठीक। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जनेवा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भाई हम लोग डिटेल में कुछ संगठन के बारे में देखते हैं। तो आईएलओ का जनेवा हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन है FAO, इसका मुख्यालय रोम में हो जाएगा, ठीक। IMF महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। IBRD का मुख्यालय वाशिंगटन DC में हो जाएगा। यूनेस्को का पेरिस में हो जाएगा। WHO जनेवा। अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ जनेवा, ठीक। यूनेस्को का देख लीजिए आप लोग, ठीक। यूनिसेफ महत्वपूर्ण न्यूयॉर्क में इसका संगठन है, ठीक है। याद रखिएगा इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है आपका कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक। विश्व मौसम विज्ञान संगठन पूछता है तो ये भी जनेवा में हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रमंडल जो होता है दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है, लंदन में है, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन आपका जकार्ता है, उसे अमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, जनेवा में। इंटरपोल का लियोन्स फ्रांस में। नाटो का बेल्जियम ब्रुसेल्स में, ठीक है। यूरोपियन संघ का भी ब्रुसेल्स में है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा आप लोग। बाकी यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। बाकी सार्क का मुख्यालय काठमांडू में 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। आसियान का जकार्ता में, ठीक है। ओपेक का वियना में है। ADB का मनीला में है, ठीक। बिम्स्टेक का ढाका में है। तो ये सभी महत्वपूर्ण थे दोस्तों, ठीक। अगला देखिए करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो देखिए दोस्तों गति शक्ति जो एक पोर्टल है उसको लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है गुजरात, ठीक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रित्जकर पुरस्कार दोस्तों ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है आपका प्रित्जकर पुरस्कार, और ये जो दिया गया 2022 में दिया गया फ्रांसिस केरे को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर 4 ऑप्शन और देख रहे होंगे आप लोग, 3 अन्य ऑप्शन। तो इसमें बता दें दोस्तों जो आप इंदरजीत गिल का नाम देख रहे हैं तो इन्हें हम लोग विश्व बैंक में नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में ये चयनित हुए, ठीक है। डॉक्टर सिंधिया दोस्तों, डॉक्टर सिंधिया जो है वो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 विजेता हैं, ठीक है। और चारुदत्ता मिश्र जो है वो इटली गोल्ड अवार्ड पाने वाली 2022 में इन्हें मिला है, ठीक है। तो याद रखिएगा। इसके साथ एक चीज़ और याद रखिएगा आप लोग, जो UNO में भारत की स्थायी प्रतिनिधि है वो रुचिरा कंबोज है, ये भी महत्वपूर्ण है। रुचिरा कंबोज का नाम याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आइए हम अन्य क्वेश्चन देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लाहौर षड्यंत्र दोस्तों इसमें देख लीजिएगा 23 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। काकोरी ट्रेन एक्शन जिसका नाम बदल के कर दिया गया है आपका, काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ था। भारतीय शांति का जनक किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। बाकी आप लोग देख अरविंद घोष की पुस्तक लाइफ डिवाइन है। सुभाष चंद्र बोस की इंडिया स्ट्रगल है। आनंद मठ पुस्तक किसकी है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी की है, ठीक। संविधान संशोधन देखिए 103वां संविधान संशोधन जो है EWS से संबंधित है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख आर्टिकल 124 में है, ठीक। इसे जोड़े 50वें जो CGI बने हुए डॉक्टर जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़ बने। 104वां संविधान संशोधन एक एंग्लो इंडियन की सीट को समाप्त कर दिया गया था 104वां संविधान संशोधन के तहत, और SC ST की रिजर्वेशन को 10 साल बढ़ा दिया गया था। 101वां GST संबंधित है जो 1 जुलाई को लागू हुआ था, सबसे पहले असम में लागू हुआ था। 10वीं अनुसूचित दल बदल है जो 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन है। CRPF का नए महानिदेशक सुजय लाल थाउसेन बने हैं, ठीक है। मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो स्वांतो पाबो को मिला है। आप लोग नोबेल पुरस्कार याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, मैंने वीडियो बनाया हुआ उस पर। 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को मिला है। गति शक्ति पोर्टल गुजरात में। पहला सौर ऊर्जा संचालित गाँव मोडेरा, ठीक। पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 चेन्नई में होगा। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा में होगा, और 36वां आपका गुजरात में हुआ था, ठीक है। यहाँ देखिए भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत पुलम पारा है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वैश्विक नवाचार सूचकांक भारत 40वां स्थान है। भारत में 5G सेवा शुरुआत पुणे में हुई 1 अक्टूबर 2022 से, याद रखिएगा आप लोग इसे, ठीक है। ठीक, ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, आप लोग इसे देख लीजिएगा। बाकी आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं और चारों ऑप्शन महत्वपूर्ण है, लेकिन आप बताइएगा कि संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत कहा जाता है, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए और हौसला बढ़ाइए मेरा, ठीक है। इसी तरह मैं वीडियो आपको कंटिन्यूस देते रहूँगा, ठीक। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कमेंट करके बताइएगा आप लोग की कैसी लगी वीडियो।